रुको, बस 1 मिनट रुक जाना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, किसी की जिंदगी का सच है, और सच हमेशा सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। देखो, मैं आपको अपना समझकर एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, मेरे अपने हो। और इंसान जब अपने से मिलता है ना, तो वो दिल से एक छोटा सा वादा करता है। तो आज मैं आपसे भी वही वादा चाहता हूँ कि इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, इस रिश्ते को अधूरा मत छोड़ना। आपको खुदा का वास्ता, बस एक बार दिल से लाइक कर देना, एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ताकि मुझे लगे कि मेरी आवाज़, मेरी बात, मेरा दर्द आपके दिल तक पहुंचा है। क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे अगली कहानी लिखने की हिम्मत देता है। आपका एक कमेंट मेरे अंदर फिर से उम्मीद जगा देता है, और आपका सब्सक्राइब इस सफ़र को एक परिवार बना देता है। इसलिए रुको, दिल से सुनो, आपके बिना यह कहानी अधूरी है। मेरे अपने, लाइक, सब्सक्राइब और एक खूबसूरत कमेंट जरूर छोड़ देना। वादा रहा, अगली कहानी और भी दिल छू जाएगी। मिट्टी में अजब बात होती है, वो रोती भी है और उगाती भी है। जहाँ दर्द के बीज गिरते हैं, वहीं साहस का अंकुर भी जन्म ले लेता है। सीमापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में लोग सादगी से रहते, खेतों में मेहनत करते और शाम को चौपाल पर बैठकर दुनिया जहां की बातें करते। पर इस गांव की मिट्टी में कई सालों से एक जख्म पल रहा था, एक ऐसा जख्म जिसे लोग देखते तो थे पर बोलते नहीं थे। इस गांव का मुखिया बीरम सिंह नाम का आदमी सत्ता और डर का दूसरा नाम था। पीढ़ियों से उसका परिवार गांव का प्रधान रहा था। लोग उसकी बात से डरते थे, पुलिस से लेकर तहसील तक उसके इशारे पर चलती थी। इसी गांव में रहती थी सरिता, एक युवा, समझदार और बेहद सम्मानित विधवा। उसका पति 5 साल पहले बीमारी में चल बसा था और तब से गांव के कुछ लोग उसे दया से देखते तो कुछ लालच से। लेकिन सबसे खतरनाक लालच मुखिया का था। पहला अध्याय, एक शांत स्त्री का टूटा हुआ संसार। सरिता की उम्र मुश्किल से 26-27 साल होगी। सुगठित कद, सादगी भरा चेहरा, माथे पर हल्का सा काला टीका और आंखों में गहरी शांत मुस्कान। उसकी एक 5 साल की बेटी थी, आर्या, जो उसकी दुनिया का केंद्र थी। सरिता के दिन खेतों के काम, बकरियों की देखभाल और अपनी बच्ची को संभालने में गुजरते थे। वो बहुत कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो उसकी आवाज में सहज अपनापन होता। गांव में लोग उसे इज्जत से देखते थे, लेकिन इज्जत जितनी दी जाती है, उस पर दूसरों की नज़र भी उतनी ही रहती है। और ये बात बीरम सिंह के अंदर का अंधेरा रोज बड़ा कर रही थी। दूसरा अध्याय, मुखिया की बुरी नज़र। शुरुआत में ये सब धीमे धीमे हुआ। कभी वह सरिता के घर जाते समय आवाज लगा देता, बहू, पानी मिलेगा? अकेली रहती हो, मदद की जरूरत पड़े तो बताना। फिर नकली सहानुभूति धीरे धीरे असलियत में बदलने लगी। वो खेत में उसके पास खड़ा होने लगा, कभी हाथ पकड़ने की कोशिश करता, कभी रास्ता रोककर अनगिनत बेहुदा इशारे देता। गांव की औरतें सब समझती थीं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न थी कि खुलकर सामने आ सके। हर कोई जानता था, बीरम सिंह से उलझना मतलब अपने ही घर में तूफान बुलाना। कभी किसी की जमीन पर क्लेम लगवा देना, कभी बेटे को फर्जी केस में फंसा देना, कभी पुलिस बुलाकर बदनामी करा देना। उसकी आदत थी। इसी डर की वजह से लोग चुप थे। लेकिन सरिता का दर्द अब सहन से बाहर जाने लगा था। तीसरा अध्याय, खुली धमकी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, खेतों में हवा ठंडी थी। सरिता घर लौट रही थी। अचानक रास्ते में मुखिया अपनी गाड़ी से उतरकर उसके सामने आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देख सरिता, तू अकेली औरत है, तेरे लिए मैं ही सहारा हूं इस गांव में। चल मेरे घर आजा, तेरी और भी देखभाल हो जाएगी। समझी कि नहीं? सरिता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए प्रधान जी। बीरम की मुस्कान टूट गई। उसकी आंखों में वो दानव उतर आया जो बहुत समय से भीतर छिपा था। बहुत जुबान खुलने लगी है तेरी, ठीक है, अब तुझे चुप कराना पड़ेगा। उस दिन से शुरुआत हुई। झूठे केस, झूठी शिकायतें, कुछ गुंडों को भेजकर डराना, कभी आधी रात दरवाजा पीटना, कभी खेत में फसल कुचल देना। सरिता का जीवन नरक बन गया। चौथा अध्याय, गांव की चुप्पी और एक मां की मजबूरी। गांव में हर कोई जानता था कि सरिता कैसी है। वो मेहनती थी, साफ नैतिकता वाली थी। लेकिन गांव में सत्ता और डर का पंजा बहुत गहरा था। लोग सरिता से सहानुभूति रखते, लेकिन मुखिया के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। एक रात उसकी बेटी आर्या डरकर रोने लगी, माँ, वो लोग पत्थर क्यों मारते हैं हमारे घर पर? सरिता उसे सीने से चिपकाकर रो पड़ी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपनी इज्जत बचानी है या अपनी बच्ची का डर। लेकिन सरिता कमजोर नहीं थी। उसके भीतर धीरे धीरे एक आग जलने लगी थी, अन्याय के खिलाफ खड़ी होने की। 5वां अध्याय, एक उम्मीद युवक अंकुर। गांव में एक युवा शिक्षक था, अंकुर।
वो शहर से पढ़कर अपने गांव लौटा था ताकि गांव की पीढ़ी को शिक्षित कर सके। अंकुर ने सरिता को कई बार मुखिया के गुंडों से बचाते देखा। एक दिन उसने सरिता से कहा, दीदी डरिए मत, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूंगा, कानूनी रास्ते हैं और कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे। सरिता ने पहली बार किसी पर भरोसा दिखाया, लेकिन प्रधान से लड़ना आसान नहीं है। आपकी नौकरी, आपका घर, सब छिन सकता है। अंकुर ने सिर ऊंचा करके कहा, अगर डर कर जिया जाए तो जीने का मतलब ही क्या है। उस दिन पहली बार सरिता को महसूस हुआ कि अंधेरा हमेशा अंधेरा नहीं रहता, कहीं न कहीं एक दीप जलता है। छठा अध्याय, विरोध की शुरुआत। अंकुर ने कुछ और युवाओं को इकट्ठा किया, रवि, बाबूलाल, पूजा, सीमा और कई छात्र। उन्होंने सरिता के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। सबसे पहले सरिता के खेत बर्बाद करने की शिकायत सीधे जिलाधिकारी तक पहुंचाई गई। मुखिया को भनक लगी तो उसने और जोर से दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार सरिता अकेली नहीं थी। 7वां अध्याय, पंचायत का दंगल। गांव में पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने इसे औपचारिकता समझा था। उसे लगा वो डराकर मामला खत्म कर देगा, पर जब पंचायत शुरू हुई, गांव के युवक, औरतें, बुजुर्ग सब जमा हो गए। अंकुर ने सबके सामने कहा, मुखिया जी, आप सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सरिता जी को परेशान करना बंद कीजिए। गांव आपकी जागीर नहीं है। गांव में सन्नाटा फैल गया। मुखिया आग बबूला हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? मैं तेरे पूरे खानदान को। पर तभी एक आवाज आई, बस कीजिए प्रधान जी। ये आवाज थी विद्यालय की बुजुर्ग अध्यापिका शकुंतला देवी की। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि सरिता एक सम्मानित स्त्री है, अब गांव चुप नहीं रहेगा। फिर एक एक करके कई महिलाएं खड़ी हुईं। कई युवकों ने समर्थन किया। बीरम पहली बार किसी भीड़ से नहीं, किसी सच्चाई से डरने लगा था। 8वां अध्याय, कानूनी लड़ाई। अंकुर सरिता को लेकर जिला मुख्यालय गया। उन्होंने एसपी और डीएम से शिकायत की और गांव के लोगों के बयान दर्ज कराए। सरिता ने साहस के साथ कहा, मैं विधवा हूं लेकिन बेबस नहीं, मेरी इज्जत मेरी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। सरकार की सख्त निगरानी में मुखिया के खिलाफ जांच शुरू हुई। उसके गुंडों की गिरफ्तारी हुई, कई पुराने केस खुले और धीरे धीरे उसकी ताकत ढहने लगी। 9वां अध्याय, सरिता का साहस, एक प्रेरणा। जांच के चलते मुखिया गांव छोड़कर भाग गया। गांव में पहली बार लोगों ने एक विधवा स्त्री की जीत देखी। सरिता ने एक दिन स्कूल जाकर भाषण दिया, जहां उसकी बात सुनकर कई औरतों की आंखों में आंसू आ गए। औरत कमजोर नहीं होती, कमजोर होता है समाज का डर। अगर हम बोलें, अगर हम खड़े हों, तो सबसे बड़ा अत्याचारी भी मिट्टी में मिल जाता है। उसकी कहानी पूरे जिले में फैल गई। लोग उसे सम्मान देने लगे। 10वां अध्याय, एक नया सवेरा। कुछ महीनों बाद चुनाव हुए। इस बार गांव ने इतिहास बना दिया। एक महिला को मुखिया चुना गया, शकुंतला देवी। सरिता ग्राम सभा की समिति में चुनी गई। वो अब गांव की महिलाओं के लिए सुरक्षा और शिक्षा का काम देखने लगी। अंकुर उसके साथ मिलकर गांव को बेहतर बनाने में जुट गया। बीरम सिंह जेल में था और गांव अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुका था। समापन, मिट्टी की बेटी। सरिता शाम को अपनी बेटी आर्या को गोद में बैठाकर खेत दिखाती। देख बेटा, ये खेत हमारी ताकत है, लेकिन असली ताकत हमारे दिल में होती है। कभी अन्याय को सहना मत। औरत हो या आदमी, सब बराबर हैं। आर्या मुस्कुराती सरिता के आंचल को पकड़ लेती। गांव की हवा अब हल्की थी। डर मिट रहा था और उस मिट्टी में सरिता जैसे साहस का बीज उग चुका था। कहानी का संदेश, एक स्त्री अकेली नहीं होती अगर वो आवाज उठा दे। अत्याचार उतना ही बढ़ता है जितना हम चुप रहते हैं। समाज की शक्ति तभी जागती है जब कोई पहला कदम उठाता है। विधवा का मतलब बेबस नहीं, साहसी भी होता है।